फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, क्लास नंबर फर्स्ट। और ये क्लास होगी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले देखिए, हम इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास क्या है। क्वेश्चन से देखिए, हम इतिहास किसको कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जो अतीत की बात बताए, जो वर्तमान की बात बताए, जो भविष्य की बात बताए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जो हमें अतीत की बात बताए, यानी कि बीती हुई बातें बताए। वो क्या है? वो इतिहास है। अब देखिए आगे, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। जो हमें अतीत काल की घटनाओं की स्थिति बताए, जानकारी दे, उसी शास्त्र को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री को सार्वजनिक और समझने योग्य बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्री अगर हमें जाननी है तो हमें अपने इस इतिहास को 3 भागों में बांटा। इस सामग्री को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन सी सामग्री है? सबसे पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आक ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल। ठीक, अब हम इसे समझते हैं कि सबसे पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल है क्या। प्राक इतिहास, इस काल का इतिहास पूर्ण पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि प्रागैतिहासिक का संधि विच्छेद करना था, तो इस पे ये वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, देखिए एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, इस काल का इतिहास पूर्ण पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। ये पूरी तरीके से क्या है? पुरातात्विक, जो पुराने टाइम में जो चीजें खुदाई के टाइम पे जो मिली थी, उन्हीं साधनों पर यह इतिहास निर्भर है। और इसका कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि उस टाइम के लोग कोई कुछ लिखते लिखते नहीं थे कि हाँ, उसे पढ़ के हमने पुराने इतिहास के बारे में अंदाज़ा लगा लिया या जानकारी ले ली। नहीं, उस टाइम का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं था। इसलिए पुरातात्विक, यानी कि जो खुदाई के टाइम पे जो चीज़ें मिली, उसी उसी से ही हमने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया कि क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं। अगर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल की जरूरी बात क्या थी, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा क्यों था? क्योंकि इसका कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं था। उस टाइम के लोग लिखना विखना जानते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर था। असभ्यता से भरपूर भरा पड़ा था मानव का जीवन। क्यों भरपूर था? क्योंकि उस टाइम के मानव क्या करते थे? खाने पीने की चीज़ें तो उपलब्ध नहीं थी। जो मांस के लिए किसी भी चीज, मतलब इंसान को नहीं, पशु को मार दिया, पक्षी को मार दिया, तो बर्बर था, असभ्य था, ज्ञान नहीं था, बेवकूफ़ कह लो या असभ्य कह लो, सभ्यता ही नहीं थी उसमें। तो उस टाइम का, उस वक्त का मानव कैसा था? अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर तरीके का इंसान था। ठीक, तो इसीलिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं। अब वो बर्बर था तो लिखता कहाँ से? ठीक है, इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। किसको? पुरातात्विक काल, वो प्रागैतिहासिक काल को। सबसे पहले देखिए, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अब यहां से देखते हैं, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे? पूरा पाषाण काल के लोग शिकार करके पेट पालते थे। क्या किया इन्होंने? शिकार किया और पेट पाला। अभी आगे पढ़ते जाना, धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या सीखा। इस काल के लोग शिकार करते और पेट पालते थे। और इनके औजार कौन कौन से थे? सबसे पहले देखिए, हैंड एक्स क्लीवर, स्क्रैपर। देखिए, ये स्क्रैपर है,
ये इनके औजारों के नाम हैं, ये गलत हो गया। आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित सेलश्राय से प्राप्त हुआ है। दोबारा से देखें, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, हैंड एक्स क्लीवर उनके औजार थे, स्क्रैपर और ये इनके विशिष्ट उपकरण थे। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से, और भोपाल के पास भीमबेटका नामक से चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं किस पे? शिलाओं पे, वहां से भीमबेटका से भारी मात्रा में ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये किस काल के थे? पूरा पाषाण काल के चित्र थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से मिले हैं पूरा पाषाण काल के, तो ये स्थल है भीमबेटका, और ये कहाँ पर है? भोपाल के पास। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। वहाँ से क्या मिला है? चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और देखिए, पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे? केवल शिकार पर ही निर्भर थे, ओनली शिकार करते थे, और कुछ नहीं आता था उन्हें, ना पकाना ना खाना, शिकार, कच्चा मांस खा लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का आपने पढ़ लिया, अब आइए मध्य पाषाण काल का। ये पशु पालने लगा, धीरे धीरे इसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया अपने आप में। ये क्या करने लगा? पशु पालने लगा। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे। अब क्या, पहले थे बड़े बड़े औजार, वे पत्थर का पत्थर ऐसे ही मार रहे थे उठा उठा के पशुओं को। लेकिन अब क्या किया? अब उसमें भी छोटे थोड़े उपकरण छोटे कर लिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, बनाने लायक उसे ऐसा कि मारने लायक बना लिया। ठीक है, इस काल के उपकरण कैसे थे? छोटे, इसलिए इनको बोला गया माइक्रोलिथ। इसको माइक्रोलिथ काल भी कहा गया है, मध्य पाषाण काल को। अब आप कैसे समझोगे? मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ, मैं से है ना, मध्य है, माइक्रो, इससे समझ में आ जाएगा आपको। मध्य पाषाण काल और माइक्रोलिथ, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य इस काल में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल में कहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो आप क्या लिखेंगे? आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का है, राजस्थान और बागौर से। अगर इन दोनों में से एक भी ऑप्शन आ जाए तो आप कोई सा भी लगा दीजिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपने लगा दिया। या आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। या बागौर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। या सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मध्य प्रदेश राजस्थान से मिले। ठीक, या आदमगढ़ या बागौर से मिले। ठीक, और किस काल में मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। पशु तो मध्य पाषाण काल में पाले थे ना इन्होंने, उससे पहले तो ये पशु को मार के खा रहे थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए, अब आइए आगे। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले आदमगढ़ और बागौर से, और अब मिल रहे हैं अस्थि पंजर किसके? मानव के, वो भी मध्य पाषाण काल में। और वो कहाँ से मिले? प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहराय और महदा नामक स्थान से मिले हैं। सराय नाहराय महदा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला? मानव के पहले अस्थिपंजर मिले, अस्थिपंजर के अवशेष। और ये किस टाइम का था? मध्य पाषाण काल का। ठीक है, ये याद रखना होगा। अब देखिए नवपाषाण काल में, अभी सबसे पहले हमने देखा पूरा पाषाण काल में क्या कर रहे थे? केवल पशुओं को मार के खा रहे थे। और मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालना चालू कर दिया। ठीक है, और अब
थर्ड में जब पशु पाले तो उन्हें खिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा। तो क्या किया उन्होंने, खेती करना भी स्टार्ट कर दिया। और जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो इंसान थोड़ा सा होशियार तो हो ही जाता है। तो नवपाषाण काल और नवपाषाण काल में इन्होंने खेती करना और पशु पालना दोनों स्टार्ट कर दिया। अब उनका जीवन अब सभ्य होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, खेती करता और पशु पालता नवपाषाण काल का इंसान, यानी कि नए 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 तरीके से करने लगा, नए जमाने में क्या करना, इससे भी आप समझ जाओगे। ठीक है, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में मिले। अगर आपसे पूछा जाए नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो आप लगाओगे उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में मिले हैं नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण। अभी देखिए प्रस्तर किसको कहा गया, पत्थर, पत्थर के उपकरण। अब देखिए प्रथम प्रस्तर उपकरण को सर्वप्रथम 1860 में किसने, लेनमे सियोर ने प्राप्त किया। प्रथम प्रस्तर उपकरण को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया, 1860 में लेनमे सूरियर ने, यानी कि इन्हीं को मिले सबसे पहले। आगे देखिए, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। मैंने बताया था सबसे पहले पूरा पाषाण काल में क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। जब शिकार करते तो इधर उधर घूमते रहते थे, इनका कोई एक जगह रहने का कोई ठिकाना नहीं था। सेकंड में आए पशुपाला, तब भी कोई इनका खास ठिकाना नहीं था, ऐसी गुफाओं में रहते थे। थर्ड में आए नवपाषाण काल में। अब क्या हुआ, जब पशु भी पालने हैं और कृषि भी करनी है, तो घूम घूम के तो कृषि करने से रहे, तो एक ही जगह रह के तो कृषि कर रहे होंगे, तो अब मिल गई उनकी बस्ती। ठीक है, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से मिली, तो नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में मिली है। सबसे पहली और प्राचीनतम बस्ती कहाँ से मिली, वो मिली पाकिस्तान में स्थित क्या है, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से मिली। आपको ना तो बलूचिस्तान आएगा ना आएगा पाकिस्तान, अगर ये आ जाए तो ये लगाना, ज़्यादा मिलेगा आपको मेहरगढ़। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहली प्राचीनतम बस्ती कहाँ से मिली, तो आप लगाएंगे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और ये किस काल की है बस्ती, ये नवपाषाण काल की बस्ती है। ठीक है, आगे देखिए, तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ से। और कहाँ से बस्ती, प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ से। अब आगे देखिए, कुछ नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम और गुफकराल, ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं बुर्जहोम और गुफकराल, जो कहाँ पर स्थित है, कश्मीर प्रांत में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन आएगा बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। गुफकराल कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। या कश्मीर में कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल है, या फिर इनमें से कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल है, तो आप लगाएंगे बुर्जहोम और गुफकराल पर। और यहाँ से मिला क्या था, ये क्यों फेमस है, यहाँ से अनेक ग्रत आवास गड्ढाघर, यानी कि गड्ढा गर्त में, जो कि हम बोलते हैं ना तहखाने में, तहखाना टाइप में इन्होंने आवास बनाए हुए थे, या मानव ने आवास बनाए हुए थे, रहने की जगह। गड्ढा घर अनेक प्रकार के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, प्रस्तर यानी कि पत्थर के, और हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। अभी देखिए, कश्मीर प्रांत में स्थित यहाँ से अनेक प्रकार के गर्तावास यानी कि गड्ढा घर, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, प्रस्तर के उपकरण यानी कि औजार, हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखिए, बुर्जहोम। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये केवल बुर्जहोम में ही मिला है।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। बुर्ज़होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था और यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त नहीं होती और ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला नवपाषाणकालीन युग में। ठीक, नवपाषाण काल जब चल रहा था ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये इतनी सारी जगहें हैं नवपाषाण काल की और ये केवल कहाँ और कहाँ मिला? बुर्ज़होम में। और बुर्ज़होम कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। यहाँ से कब्र के साथ पालतू कुत्ते को मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए चिरांद। चिरांद क्या है? बिहार प्रांत में है। चिरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार में। यह नवपाषाण कालीन स्थल, पूरा स्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है, सिर्फ एकमात्र ऐसा पुरास्थल है। आप आंख बंद करके लगा दीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है, कहाँ से सबसे ज्यादा भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। और चिरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार प्रांत में स्थित है। और ये किसकी हड्डी के बने थे? ये भी तो देखना होगा कि हड्डी थी किसकी। ये हड्डी थी हिरण के सींगों के ये उपकरण और ताम्र पाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं जब तांबे का काल था। ये हड्डी किसकी थी? हिरण के सींगों से बने हुए थे ये और ये ताम्र पाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। उस टाइम पे ताम्रपाषाण काल था। आया समझ में? आगे चलते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा एक जगह है इलाहाबाद में, एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक इस पुरास्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो आप लगाएंगे इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा से। कोल्डिवा से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कोल्डिवा कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और ये कब की बात है? 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ। 6000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखिए आगे। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। अगर सबसे पहले कृषि किसी ने की, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो समझा रही हूँ, इससे पहले कृषि नहीं की जबकि पूरा पाषाण काल था, नहीं की थी जब मध्य पाषाण काल था, कृषि की थी जब नवपाषाण काल युग आया। और सबसे पहले कहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ से, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आगे देखिए। नवपाषाण युग के सब निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वो होंगे ही क्योंकि नवपाषाण युग के थे। वह मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। देखिए, गोलाकार घर, ऐसे घर बने हुए थे मिट्टी और सरकंडे के। अभी देखने को कई बार टीवी में देखने को मिल जाएंगे आपको। ऐसे ऐसे बने हुए थे मिट्टी और सरकंडे के बने हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए। सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। जो मेहरगढ़ में बसे थे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वो कैसे थे? अधिक होशियार थे, उन्नत थे। वह क्या करने लगे? क्योंकि कृषि तो वो करने ही लगे थे। गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। गेहूं, जौ और रुई, रुई समझ रहे हो? कपास की खेती। और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। जाहिर सी बात है, कच्ची ही ईंटें थी उस टाइम पे, इतनी वो नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। ठीक। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल, अभी दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ भी एक स्थल मिला है। दक्षिण में जाएंगे तो हमें बेलोरी, जो कि कर्नाटक प्रांत में स्थित है, बेलोरी जो कर्नाटक प्रांत में स्थित है और दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का एक स्थल है। ये भी एक बेलोरी भी नवपाषाण युग का एक स्थल है, जहाँ से
नवपाषाण युग से कुंभकारी सर्वप्रथम इस काल में देखने को मिलती है। कुंभकारी क्या है? कुंभकारी जो मिट्टी के बर्तन हुए उनको पकाना, अच्छी मात्रा में पकाना, ठीक ढंग से पकाना और उन पे कुछ डिजाइन डालना, उसको बोलते हैं कुंभकारी। किसी भी चीज़ पे डिजाइन डालना। यहाँ पे मिट्टी की ही बर्तन की बात नहीं है, अदर भी बर्तन हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, उन पे कुंभकारी यानी कि उन पे डिजाइन देना। कुंभकारी या डिजाइनिंग वाली चीज़ इसी काल में देखने को मिलती है। किस काल में? नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। नवपाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और एक स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। देखिए, ये तो होना ही था। नवपाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? खाद्य उत्पादन यानी कि खाने की चीजों को उगाने लगा, क्योंकि वो तो कृषि करने लगा। पशुओं के उपयोग, क्या है पशुओं का उपयोग? भाई उन्हें चारा देना है और उसका दूध पीना है, ठीक है। पशुओं का क्या उपयोग है, या उनसे खेती कैसे की जाएगी, जो बैल से कैसे खेत को जोता जाएगा, इस चीज़ की जानकारी होगी। और एक स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कि हाँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ही जगह पे बसना है, या फिर बसे रहोगे तो कुछ काम तुम्हारा चलता रहेगा। अगर इधर उधर घूमते रहोगे, जो कहते हैं ना खाना बदोशी वाला जीवन, उससे तुम्हारा जीवन नहीं चलने वाला। पशु पालो, एक ही जगह पर रखो। एक स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास उन्होंने किया। किस काल के लोगों ने? नवपाषाण युग के लोगों ने। आगे देखिए, अब आ जाते हैं आग ऐतिहासिक काल पे। यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। आप समझ रहे हो? साहित्यिक यानी कि लिखा हुआ भी कुछ मिला है, और पुरातात्विक यानी कि खुदाई से भी कुछ मिला हुआ है। अब दोनों मिल गई एक जगह चीजें, लिखा हुआ मिला है और कुछ खुदाई से प्राप्त हुआ। कुछ सभ्यता मिली है और कुछ नीचे से खुदा हुआ मिला है। प्रकार के साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना आग इतिहास में की जाती है। देखिए, हड़प्पा की संस्कृति, अभी जो हम पुरानी संस्कृति की बात कर रहे थे, और वैदिक संस्कृति जो वेदों की संस्कृति थी, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आग इतिहास में की जाती है। परंतु आग ऐतिहासिक काल लिपियों को पढ़ने में सहायता नहीं मिली। मिले ही तो है कुछ, सभ्यता तो आई है उनमें लिखने की, और वो लिखा क्या है, वो पढ़ा किसी से नहीं गया, यानी कि पढ़ा नहीं जा सका कि उन्होंने लिखा क्या था। अब लिखा था किसमें? हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इनमें लिखने की बात हुई थी। वो आग ऐतिहासिक काल था, ठीक है। परंतु यह भी हमने पढ़ लिया, आग ऐतिहासिक काल लिपियों को पढ़ने में सहायता नहीं मिली है। ग्रीक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक और कृष्ण लोहित मृद भांड किस संस्कृति से संबंधित है, तो आप लगाएंगे आग ऐतिहासिक काल से, या फिर हड़प्पा संस्कृति से, या वैदिक संस्कृति से संबंधित है। आगे देखिए, ऐतिहासिक काल। अब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। इस काल में लिखित साधन भी उपलब्ध है, जिसे मानव सभ्यता कहा गया है, जिसमें मानव सभ्यता थी। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। देखिए, लिखित साधन भी उपलब्ध है, पढ़ भी लिया है उनको, और ये क्या है? यह काल पुरातात्विक साहित्य और विदेशियों ने जो लिखा है उनके वर्णन पर भी निर्भर है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रागैतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अभी मैं ऐतिहासिक के बारे में बता रही हूँ, जिसमें लिखित साधन भी उपलब्ध हैं, पढ़े भी गए हैं, और इसमें 3 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पुरातात्विक यानी कि खुदाई से मिला हुआ, साहित्यिक यानी कि लिखा हुआ, और विदेशी भी आए, यानी कि विदेशियों ने भी कुछ लिखा और बताया। ठीक, अब ये 3 चीज़ एक साथ मिल गई हैं। पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। क्या? ऐतिहासिक काल। अब देखिए, कुछ याद रखने जैसी चीज़ें हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है, और ये एक पुरापाषाणकालीन स्थल है। इससे अनेक चित्रित गुफाएं, शिलाश्रय, चट्टानों से बने शरण स्थल, यानी कि चट्टानों से बने मकान,
जिनमें लोग रहते थे, पुराने लोग। अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। सबसे पहला भीमबेटका, जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर है आदमगढ़ और बागोर। यह मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणकाल पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में स्थित है, जिनका समय लगभग 5000 ईसी पूर्व हो सकता है, ऐसा माना गया हो सकता है। ठीक है। फिर आया है बुरझोम और गुफकराल। यह कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल से है। ये यहाँ के लोग गर्त, ये गलत लिखा हुआ है, गर्त है, यानी कि गर्त आवास गड्ढा घर में रहते थे। ये मैंने कई बार रिपीट कर दिया। बुरझोम और गुफकराल। चिरांद बिहार प्रांत में स्थित है, एकमात्र नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार प्रांत में हड्डी के उपकरण, किसकी हड्डी के? हिरन की हड्डी के। समझ में आया? चलिए आगे। पिकलीहल कर्नाटक स्थित नवपाषाण के पुरास्थल से, जहाँ से संख के ढेर और निवास स्थान दोनों प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल पिकलीहल कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल का एक पुरास्थल है, जहाँ से संख के ढेर और निवास स्थान दोनों प्राप्त पाए गए हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान स्थित इस नवपाषाणी पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और नवपाषाणिक प्राचीन बस्ती, कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। तीनों चीज एक साथ। देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती और कच्चे घरों के साक्ष्य। पूरा पाषाण काल के मनुष्य निग्रिटो जाति के थे। पूरा पाषाण काल के मनुष्य किस जाति के थे? निग्रिटो जाति के थे। इनकी एक जाति थी निग्रिटो। आगे देखिए, मध्य पाषाण कालीन मिली समाधियों में मानव अस्थि पंजर के साथ साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल की जो समाधि थी या फिर कब्र थी, उसमें मानव अस्थि पंजर के साथ साथ किसके? कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिले हैं, जो कि कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल का कोई भी एक स्थल बताइए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आगे मैं इससे भी आगे एक क्लास कराऊंगी जो कि थियोरेटिकल होगी, और जब तक ये क्लास पूरी नहीं हो जाती प्राचीनतम भारत, उसके बाद में ये क्लास करना बंद करूंगी और कुछ क्वेश्चन लगाऊंगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।